कहते हैं हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता। कुछ रास्ते यादें नहीं, लाशें छोड़ जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी दुश्मनी किसी एक से नहीं, मेरी दुश्मनी है पूरी पाली से। पाली, नक्शों में दर्ज एक नाम, लेकिन रात के अंधेरे में एक जिंदा कब्रिस्तान। यहां सूरज ढलते ही हवाएं ठंडी नहीं होती, भारी हो जाती हैं। रात के सन्नाटे में अगर ध्यान से सुनो तो मिट्टी के नीचे से खुरचने की आवाजें आती हैं। लगातार होती हत्याओं ने पुलिस को मजबूर कर दिया और पाली पहुंचा काबिल अफसर इंस्पेक्टर अर्जुन। जहां अर्जुन मुखिया से मिलता है, मुखिया डर से, साहब सब कत्ल बरगद के रास्ते के पास हुए हैं। डर कहानी बनाता है, सच सबूत से निकलता है। रात घड़ी में लगभग 11:30 बज रहे थे। रघु अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। कुछ अतिरिक्त काम की वजह से आज उसे बहुत देर हो गई थी। हे भगवान, आज तो सच में बहुत देर हो गई। सड़क पूरी तरह खाली थी, चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। ठंडी हवा उसके शरीर से टकरा रही थी और हर झोंके के साथ रघु का डर और गहरा होता जा रहा था। कहीं दूर कुत्तों के रोने की आवाज और झाड़ियों से आती झींगुरों की चिरचिर चिरचिर, ये आवाजें जैसे अंधेरे को और जिंदा कर रही थी। रघु का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। वो चलते चलते धीरे धीरे गांव की सरहद के पास पहुंच गया। राम राम राम, बस आज बचा लो भगवान, अगली बार इस रास्ते से कभी नहीं आऊंगा। और तभी रघु, रघु, थक गए हो ना? थोड़ा आराम कर लो। वो आवाज रघु के कानों में गूंजती रही और फिर जैसे किसी ने उसकी सोच छीन ली हो, उसके कदम अपने आप उस आवाज के पीछे चलने लगे। न वो पीछे मुड़ा, न उसने रास्ता बदला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग जैसे किसी और के कब्जे में था। थोड़ा आगे बढ़ते ही सड़क के किनारे बरगद के पास उसे कोई खड़ी हुई दिखाई देती है। पहले एक औरत, साधारण, शांत, लगभग सुंदर। रघु की सांस थोड़ी हल्की होती है, लेकिन अगले ही पल उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। आंखें काली पड़ जाती हैं, मुंह हद से ज्यादा फैल जाता है और तभी चुड़ैल चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो हंसी रघु के दिमाग के अंदर छेद कर रही थी। रघु पीछे हटना चाहता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। उसकी आंखों में सिर्फ डर था और मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। और फिर एक पल में इतना तेज, इतना अचानक कि रघु को दर्द महसूस करने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही पल रघु का सिर उसके धड़ से अलग जमीन पर जा गिरता है। बरगद के नीचे फिर से वही सन्नाटा, चुड़ैल की हंसी हवा में घुल जाती। उसी सुबह पुलिस चौकी के बाहर एक औरत लड़खड़ाते कदमों से अंदर आती है। वो रघु की पत्नी थी। साहब, मेरे पति कल रात घर नहीं लौटे। सुबह लोग कह रहे हैं वो मर गए। ये कहते कहते उसके मुंह से शब्द टूटने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई।
वो कभी देर नहीं करते थे साहब। मैंने रोका भी था, उस रास्ते से मत जाना। पुलिस चौकी में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये पाली के डर की एक और गवाही थी। गांव के बाहर उसी कच्ची सड़क पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमने लगी और फिर किसी की कांपती हुई आवाज, अरे ये तो रघु है। लोगों की नजर जमीन पर पड़ी। बरगद के पेड़ के नीचे रघु का धर पड़ा था। थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के पास उसका सिर। एक औरत चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो गया? गांव में खबर आग की तरह फैल गई। फिर वही चुड़ैल, कहा था ना रात में उस रास्ते से मत जाना। कोई किसी को नहीं देख रहा था, सबकी आंखें डर से भरी थी। उस रात पाली गांव पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी था। घड़ी में करीब 12 बजने वाले थे। इंस्पेक्टर अर्जुन और कांस्टेबल जाटव पुलिस जीप से गांव के बाहर निकलते हैं। जीप की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रही थी। जाटव बार बार आसपास देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। साहब, यही वो रास्ता है, आगे वही बरगद है। बरगद के सामने अर्जुन और जाटव अंधेरे में खड़े थे। पेड़ की जड़ें जमीन पर फैली हुई, जैसे किसी को पकड़ने के लिए इंतजार कर रही हो। जाटव का गला डर से सूख चुका था। साहब, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अर्जुन तेजी से मुड़कर जाटव की तरफ देखता है। बस डर के कारण ही लोग मरते हैं जाटव, चलो आगे बढ़ो। जाटव कुछ कहना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। दोनों बरगद को पीछे छोड़कर घने जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। घना जंगल, जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं हवा भारी हो जाती है। साहब, कोई हमें देख रहा है। अर्जुन रुकता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक परछाई हिलती है। दोनों एक साथ उधर देखते हैं। तभी धुंध के बीच से एक लड़की बाहर आती है। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब बेचैनी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाटव घबरा जाता है। साहब, ये इस वक्त यहाँ? अर्जुन कामिनी को ध्यान से देखता है। तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई थी। उसकी नजर बार बार बरगद की दिशा में जाती है। अर्जुन ये बात नोटिस करता है। बरगद के पास पहुंचते ही हवा अचानक और ठंडी हो जाती है और फिर सामने जमीन पर एक शव पड़ा था। शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर दहशत जमी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मार डाला हो। कामिनी एक पल को सन्न रह जाती है। ये तो वो पास जाती है और फिर अचानक चीख पड़ती है, ये तो मोहित है, सरपंच जी का बेटा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब मामला और गंभीर हो चुका था। अगली सुबह ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। गांव की चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा थी। हर चेहरे पर डर और कानाफूसी। सरपंच का बेटा अब कोई सुरक्षित नहीं। ये बदला है बरगद का श्राप। चौपाल के बीचों बीच चारपाइयों के पास सरपंच घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू लगातार जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उसका चेहरा सिर्फ दुख से नहीं, गहरे गुनाह से भरा हुआ। गांव वाले उसे घूर रहे थे, कुछ की आंखों में हमदर्दी तो कुछ की नजरों में सीधा आरोप। थोड़ी दूरी पर अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर सरपंच के चेहरे से हट नहीं रही थी। यह सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं था, यह डर था, सच सामने आने का डर। अर्जुन अब समझ चुका था, खेल सिर्फ दिन में। चौपाल में रोता हुआ सरपंच
रात होते ही अपने घर में अकेला बैठा था। उसका रोना अब शांत था, लेकिन आंखों में डर नहीं, छुपाव था। उधर इंस्पेक्टर अर्जुन अपने घर में फाइलें देख रहा था। कमरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। और तभी अर्जुन चौंक कर सर उठाता है। कौन है? फिर से, इस बार ज्यादा पास से। सच बरगद के नीचे है। अर्जुन खिड़की की तरफ देखता है। बाहर सिर्फ अंधेरा, लेकिन बरगद की दिशा से एक धीमी हंसी हवा में खुल जाती है। सरपंच का डर और अर्जुन की आवाज, अब दोनों एक दूसरे से टकराने वाले थे। जो कुछ अर्जुन ने सुना था, उसने उसके भीतर एक बेचैनी जगा दी थी। बिना किसी को बताए वो उसी रास्ते से बरगद की तरफ निकल पड़ता है। रात घनी होती जा रही थी और तभी अर्जुन अचानक रुक जाता है। वो झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। एक गाड़ी बरगद के पास रुकती है। हेडलाइट कुछ पल के लिए पेड़ की जड़ों पर पड़ती है और अर्जुन सब कुछ ध्यान से देखता है। चेहरे साफ नहीं दिखते, बस हलचल, जल्दबाजी और डर। गाड़ी फिर से तेजी से निकल जाती है। अर्जुन तुरंत उनके पीछे मुड़ने ही वाला होता है। आप फिर यहाँ? अर्जुन चौंक कर मुड़ता है। सामने कामिनी, उसकी मौजूदगी इस वक्त अर्जुन को और बेचैन कर देती है। तुम यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? कामिनी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अर्जुन बिना कुछ बोले उस दिशा में दौड़ पड़ता है। कामिनी उसके पीछे। एक और लाश बरगद से थोड़ी दूरी के बीच, एक और शरीर अजीब हालत में पड़ा था। चेहरे पर वही डर, वही सन्नाटा। अर्जुन वहां खड़ा रह जाता है। ये अब इत्तेफाक नहीं था। और कहीं बरगद की ऊंची डाल पर कुछ हिलता है। अभी नहीं अर्जुन, कोई उन्हें यहां बुला रहा था। कामिनी चुपचाप शव को देखती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। जब अर्जुन उस नई लाश को ध्यान से देखने ही वाला था, वो आवाज फिर से, अर्जुन। ठीक वही। अर्जुन सिर उठाकर चारों तरफ देखता है। कौन है? पीछे खड़ी कामिनी घबरा जाती है। साहब, अब बहुत हो गया, आप घर चलिए। ये बुलावा था या किसी सच की शुरुआत? अर्जुन बिना कुछ कहे उस आवाज के पीछे चल पड़ता है। कामिनी उसे रोकना चाहती है, लेकिन अर्जुन नहीं रुकता। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता है, पेड़ टूटे हुए हैं, जमीन पर सूखी घास, जली हुई लकड़ियां, हवा में अजीब सी जलन की गंध। और तभी झाड़ियों के बीच एक टूटा फूटा घर, दीवारें, छत गिरी हुई, जैसे वक्त ने इसे जलाकर छोड़ दिया। अर्जुन धीरे धीरे अंदर जाता है। घर के अंदर जमीन पर कई पुराने कंकाल जैसे अवशेष एक जगह जमा थे। कपड़ों के जले हुए टुकड़े, टूटे कंगन और राख। अर्जुन सन्न रह जाता है। ये एक मौत नहीं थी, ये सजा थी। उस उजड़े हुए घर से अर्जुन खाली हाथ नहीं लौटता। राख के बीच से जले कपड़ों के टुकड़े, पुराने निशान और कई ऐसे सबूत जो सच की तरफ इशारा करते थे। अब ये सिर्फ अंदाजा नहीं था, ये जान। अगली सुबह सरपंच और कुछ गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। गुस्सा, डर और जल्दबाजी। इंस्पेक्टर साहब, गांव का नाम खराब हो रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। आपको समझना चाहिए ये सब अफवाहें हैं। अर्जुन शांत रहता है। उसकी नजर सरपंच से हटकर कामिनी पर जाती है। एक पल का सन्नाटा। मैं अफवाहों पर नहीं चलता, मैं सबूतों पर चलता हूं। सरपंच कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन अर्जुन उसकी बात काट देता है। और हां, हम बहुत करीब हैं मुलजिम को पकड़ने के। कामिनी अर्जुन को देखती है। सरपंच का चेहरा
सख्त पड़ जाता है। ये चेतावनी थी और शुरुआत भी। वही रात का सन्नाटा। बल्लू अपने ही घर में अकेला बैठा था। दरवाजे अंदर से बंद, दिया धीरे धीरे बुझ रहा था। बल्लू चौंक कर इधर उधर देखता है। कौन है? और तभी जो आग लगाता है वो आग से ही डरता है। वहां पे अचानक वही बरगद की चुड़ैल आ जाती है। बल्लू की सांस अटक जाती है। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने उसके कहने पर यह सब किया था। और अचानक बल्लू का सर धड़ से अलग हो जाता है। अगली सुबह बल्लू का घर खुला पड़ा था। बाहर बल्लू की लाश, आंखों में वही दहशत। ये हत्या नहीं थी, ये अगला इशारा था। और दूर कहीं बरगद के पत्ते सरसराते हैं। अब बारी तुम्हारी है। अब अर्जुन हत्याओं से तंग आ चुका था। अर्जुन को सभी हत्याओं के तार एक ही तरफ इशारा दे रहे थे। अर्जुन ने फैसला किया और वो जानता था कि वो तार कहां जुड़ेंगे, इसलिए वो सीधे बरगद के पेड़ पास चल पड़ता है। अर्जुन पेड़ के पास पहुंचता है और तभी कामिनी, बाहर आओ। मुझे पता है ये सब हत्याएं तुमने ही की हैं और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त सबूत है। कामिनी सामने आ जाती है। मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन अर्जुन उसकी सभी बातों को खारिज कर देता है और वो कामिनी को गिरफ्तार करने के लिए जा ही रहा था। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगती है। हवा और ठंडी हो जाती है। आसपास की दुनिया धुंधली पड़ने लगती है और छाया प्रकट हो जाती है। अब कोई परछाई नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ सच। तुमने ही सब किया। छाया धीरे से सिर हिलाती है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस सच को लौटने दिया। और अर्जुन के सामने सब खुलने लगता है। झूठे इल्जाम, आग, डर और इंसानों की क्रूरता। ये चुड़ैल की कहानी नहीं थी, ये एक लड़की की कहानी थी जिसे जिंदा जला दिया गया। अर्जुन पीछे हट जाता है तो असली कातिल छाया बरगद की ओर देखते हैं। अब तुम्हें सब दिख रहा है। हवा तेज हो जाती है और अर्जुन समझ जाता है जिसे वो गिरफ्तार करने वाला था वो अपराधी नहीं, चुड़ैल थी। कोई चुड़ैल नहीं थी, वो थी पाली गांव की स्कूल टीचर। पढ़ी लिखी, खुद पर भरोसा रखने वाली और डर से दूर। उसके माँ बाप बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे। उसके बाद छाया ने खुद को नहीं तोड़ा बल्कि अपनी बहन कामिनी को संभाला। कामिनी उसकी सगी बहन थी। छाया चाहती थी कि कामिनी इस गांव के अंधेरे से दूर रहे, इसलिए कामिनी को शहर भेज दिया गया ताकि वो पढ़ सके। छाया अकेली रह गई, लेकिन कमजोर नहीं। एक दिन छाया ने गलती से सरपंच की कुछ बातें सुन ली। रात के अंधेरे में सरपंच और बल्लू। पुलिस को कुछ पता नहीं चलना। अगर सच बोलने वाला मिट जाए तो सच भी मिट जाएगा। गांव में अचानक अफवाह फैलती है, छाया काला जादू करती है, इसी की वजह से मुसीबतें आ रही हैं। डरे हुए लोग डर के मारे सच और झूठ में फर्क भूल जाते हैं। एक रात छाया को घसीटकर बरगद के नीचे लाया जाता है। पाली गांव के लोग, वो लोग जिन्हें उसने पढ़ाया था, आज उसी के सामने खड़े थे। छाया रोती नहीं, चिल्लाती नहीं। अगर मैं गलत हूं तो भगवान सजा देगा, लेकिन अगर तुम गलत हो तो ये आग तुम्हें जला देगी। आग जलाई जाती है और उसी आग में छाया राख बन जाती है। वर्तमान अर्जुन के सामने। अर्जुन सब सुन चुका था। उसकी आंखें नम थी तो असली गुनहगार छाया की आवाज हवा में गूंजती है। डर, और वो लोग जिन्होंने डर को सच से बड़ा बना दिया। ये चुड़ैल की कहानी नहीं थी,
ये एक टीचर की कहानी थी जिसे पूरे गांव ने असल में जला सरपंच एक ड्रग डीलर है जो ड्रग्स की तस्करी करता है और उसने कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। जिसको भी सरपंच का राज पता चलता था तो वो उसको एक भयानक मौत देता और छाया भी इसका शिकार हो चुकी थी। एक एक कर मौतें देखकर सरपंच टूट चुका था। उसका चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में सिर्फ डर। अब यहां नहीं रुक सकते, आज ही भागना होगा। सरपंच एक किराए की गाड़ी का इंतजाम करता है। कोई ड्राइवर नहीं, खुद ही चलाएगा। उसका रास्ता घना जंगल, वही पुराना रास्ता बरगद के आगे से होकर जिस रास्ते से उसने सच को जलाया था। आज वही रास्ता उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही कार बरगद के पास पहुंचती है, कार अचानक बंद हो जाती है। चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है, पत्तियां पागलों की तरह सरसराने लगती हैं। मौसम एक पल में बदल जाता है और तभी बरगद के सामने छाया प्रकट होती है। हवा में तैरती हुई, शांत लेकिन भयावह। सरपंच लड़खड़ाता हुआ गाड़ी से उतरता है। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। छाया एक कदम उसकी ओर बढ़ती है। माफी तब मांगी जाती है जब सच जिंदा छोड़ा जाता है। हवा और तेज हो जाती है, रोशनी झपकती है और अगले ही पल सरपंच का सर धड़ से अलग होकर नीचे गिरता है। जब हवा थोड़ी शांत होती है तो सरपंच वहां निष्क्रिय पड़ा होता है। उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। न कोई चीख, न कोई खून, बस एक गुनाह अपने अंजाम तक पहुंच गया। उसी वक्त अर्जुन और कामिनी वहां पहुंचते हैं। दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। कामिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और छाया की आंखों में भी दर्द था। छाया अर्जुन की तरफ देखती है। हो सके तो कामिनी का ख्याल रख लेना। अर्जुन चुपचाप सिर हिला देता है। उसकी आंखें भी नम थी। वादा। छाया कामिनी की ओर देखती है। दोनों की आंखों में एक ही आंसू और फिर छाया धीरे धीरे हवा में घुल जाती है, राख की तरह। बरगद अब डरावना नहीं लगता, बस एक गवाह लगता है। कुछ कहानियां डर से शुरू होती हैं और इंसाफ पर खत्म होती हैं।